गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड के सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक जिसको हमने एक प्रीवियस लेक्चर के अंदर प्रारंभ किया था। हम उसी टॉपिक को इस लेक्चर में आगे बढ़ा रहे हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आपको गायत्री कॉलेज सांचौर के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाने वाले विभिन्न विषयों के लेक्चर वीडियोस देखते हैं, कैसे लगते हैं इसके बारे में कमेंट कर जरूर अवगत करें। आज हम अपने टॉपिक ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने इसके सामान्य परिचय, सिंक क्या होते हैं, सोर्स क्या होते हैं और इस ट्रांसलोकेशन का पथ क्या है, किस पथ के द्वारा जाता है, वो पढ़ लिया है। विद्यार्थियों, पादपों में सोर्स वे कोशिकाएँ होती है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाद्य पदार्थों का निर्माण होता है। सिंक वे कोशिकीय क्षेत्र होते हैं जहाँ पर खाद्य पदार्थों का स्टोरेज होता है, उनका उपभोग होता है। इन दोनों के बीच में फ्लोएम वो स्ट्रक्चर है जो इन दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, अर्थात सोर्स से सिंक की ओर पदार्थों को ले जाने का कार्य है फ्लोएम करता है। तो फ्लोएम एक ब्रिज की तरह कार्य करता है। तो इस डायग्रामेटिक प्रोसेस के माध्यम से समझेंगे कि इंटर रिलेशनशिप होते क्या है। तो ये जो क्षेत्र है जो मेसोफिल कोशिकीय युक्त है, मेसोफिल कोशिका, जिसमें क्लोरोप्लास्ट की मात्रा अधिक होती है, फलस्वरूप फोटोसिंथेसिस का कार्य एजीवी से करता है। इस क्षेत्र को क्योंकि संश्लेषण का कार्य करता है इसलिए इसको सोर्स कहा जाता है। स्रोत है ये जो फैक्ट्री की तरह कार्य करना प्रारंभ करता है। इस सोर्स से जब खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में निर्मित होते हैं उस स्थिति में खाद्य पदार्थ इसके मध्य पाए जाने वाले अंतरकोशिकीय अवकाश के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। लेकिन फ्लोएम की कोशिका में द्रव स्थितिक दाब अधिक होने के कारण खाद्य पदार्थ सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध फ्लोएम के अंदर ट्रांसफर होते हैं। इस क्रिया को लोडिंग नाम देते हैं। लोडिंग कई बार पूछा जाता है, लोडिंग और लोडिंग क्या होता है। तो लोडिंग क्या हुआ, मेसोफिल कोशिका के अंदर पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध द्रव स्थितिक दाब के कारण फ्लोएम कोशिका के अंदर ट्रांसफर होता है। इस क्रिया को नाम देता है लोडिंग। जब फ्लोएम कोशिका में कार्बनिक विलय की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ट्रांसफर होना प्रारंभ हो जाता है। तो धीरे धीरे वो सिंक की ओर बढ़ना प्रारंभ होता है। इस क्रिया को ट्रांसलोकेशन कहेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो फ्लोएम की है और वहाँ जाकर के वो संबंधित कोशिकाओं के अंतर्गत ट्रांसफर होता है और इस ट्रांसफर होने के बाद जहाँ पर स्टोरेज होता है उसको सिंक के नाम से जाना जाता है। यदि इन कोशिकाओं में लगातार खाद्य पदार्थों का उपभोग होता रहता है उस कंडीशन में लोडिंग के लिए आवश्यक द्रव स्थितिक दाब का मान इस फ्लोएम कोशिका में लगातार बना रहता है। फलस्वरूप मेसोफिल अथवा सोर्स कोशिका से लोडिंग की प्रोसेस लगातार होती रहती है। लेकिन किसी भी कारणवश यदि सिंक की सेल में उपभोग कम हो जाता है या स्टोरेज कम हो जाता है उस स्थिति में इस फ्लोएम में द्रव स्थितिक दाब का मान बढ़ जाने के कारण मेसोफिल सेल से खाद्य पदार्थ फ्लोएम के अंदर लोडिंग होना बंद हो जाता है। फलस्वरूप मेसोफिल कोशिका में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ये डायरेक्ट प्रभावित करता है मेसोफिल कोशिका की प्रकाश संश्लेषण क्रिया को, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया प्रभावित होती है। सिंक के अंदर खाद्य पदार्थ यदि ट्रांसफर हो रहा है तो वो कहलाता है अनलोडिंग और लोडिंग। तो एक बार पुनः देख लेते हैं कि सोर्स के अंदर निर्मित होने वाले पदार्थ द्रव स्थितिक दाब के कारण सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध फ्लोएम के अंदर ट्रांसफर होते हैं, दैट इज कॉल्ड लोडिंग प्रोसेस। और जब वो फ्लोएम से सांद्रता प्रवणता के कारण पुनः सिंक कोशिका के अंदर ट्रांसफर होते हैं या फ्लोएम से बाहर निकलते हैं, इस प्रक्रिया को नाम देते हैं अनलोडिंग। सोर्स और सिंक के मध्य संबंध बनाने का कार्य या ट्रांसलोकेशन का कार्य फ्लोएम करता है।
सोर्स सिंक इंटर रिलेशनशिप की प्रोसेस कैसे होती है वो अपने लोडिंग अनलोडिंग के समय के द्वारा देखिए। अब हम बात करते हैं कि पादप में दो प्रकार की वृद्धि होती है। एक वृद्धि वो होती है जिसको कायिक वृद्धि कहते हैं और दूसरी वृद्धि वो होती है जिसको हम जनन वृद्धि कहते हैं। जनन वृद्धि के दौरान पुष्पीय संरचना का निर्माण होगा, फल बनेगा और फल के साथ में बीज बनेंगे। जबकि कायिक ग्रोथ के दौरान या वेजिटेटिव ग्रोथ के दौरान केवल और केवल पादप की वृद्धि होती है, नए पर्ण बनते हैं इत्यादि कार्य होते हैं। तो पादपों में पाई जाने वाली ग्रोथ होती है वो दो टाइप्स होती है, मुख्य रूप से कायिक और जनन वृद्धि। अब हम इस सोर्स सिंक इंटर रिलेशनशिप्स के संदर्भ में इन दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। विद्यार्थियों, कायिक वृद्धि के दौरान सिंक स्रोत अंतर संबंध इंटर रिलेशनशिप की बात करें तो जब कायिक वृद्धि होगी उस समय तरुण पर्ण की संख्या ज़्यादा होगी। तरुण पर्ण फलस्वरूप खाद्य पदार्थों का प्रवाह तरुण पर्ण की ओर होता है, की ओर प्रवाह होगा, पहली कंडीशन। तरुण पर्ण पादप के शीर्ष भाग पर, शाखाओं के शीर्ष भाग की ओर लगते हैं। फलस्वरूप आधार से खाद्य पदार्थ तरुण पर्ण की ओर ट्रांसफर होना प्रारंभ होता है। ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया थोड़ी सी तीव्र गति से होती है, लेकिन जैसे कायिक वृद्धि रुक जाती है उस दौरान जीर्णता उत्पन्न हो जाती है। फलस्वरूप इन पादप भागों से अथवा पर्ण से या शाखाओं से जितने भी मिनरल्स होते हैं वो पादप के शेष अन्य भागों के अंतर्गत स्थानांतरित हो जाते हैं। इसलिए अंतर संबंधी प्रक्रिया में ट्रांसलोकेशन की क्रिया प्रभावित होती है। तो यहाँ पर जीर्णता के दौरान ट्रांसलोकेशन प्रभावित अंग से दूसरी ओर होता है। कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल जीर्णता उत्पन्न होने के कारण क्लोरोफिल का विघटन हो जाता है। फलस्वरूप मैग्नीशियम और कैल्शियम मिनरल्स यहाँ से अवशोषित होकर के उस भाग की ओर ट्रांसफर होते हैं जहाँ पर नई पत्तियाँ विकसित होना प्रारंभ होता है। अब बात करते हैं जनन वृद्धि के दौरान। तो दो चीज़ आती है इसमें, फल का निर्माण होता है और बीज का निर्माण होता है। विद्यार्थियों, एक बात फिक्स ध्यान में होनी चाहिए कि जब कायिक वृद्धि होगी तब जनन वृद्धि नहीं होगी और जब जनन वृद्धि होगी तब कायिक वृद्धि नहीं होगी। इसके कारण अब जनन वृद्धि के दौरान निर्मित होने वाले फल और बीज सिंक के रूप में कार्य करना प्रारंभ करता है। तो सेकंड टॉपिक आ गया हमारा जनन वृद्धि के दौरान। तो सिंक यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो है एक तो फल और दूसरा बीज। इसके कारण अधिकांश खाद्य पदार्थों का प्रवाह पादप के उस भाग की ओर होना प्रारंभ होता है जिस ओर फल बनेंगे और जिस ओर बीज बनेंगे। दूसरा तरुण पत्तियों की ओर इस दौरान ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया नहीं होती। अब हम पढ़ते हैं कि इस ट्रांसलोकेशन की क्रियाविधि कैसी होती है। अगला हमारा टॉपिक है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का, वो है स्थानांतरण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन। अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस ट्रांसलोकेशन की पथ की मैकेनिज्म को अपने तरीके से समझाने की कोशिश की है, जिसमें से मुख्य परिकल्पना के रूप में एक तो विसरण की परिकल्पना, सक्रियत विसरण की परिकल्पना, द्रव्यमान प्रवाह गति परिकल्पना, पारकोशिकीय प्रवाही परिकल्पना, वैद्युत परासरण परिकल्पना और सबसे ज़्यादा मान्य द्रव्यमान प्रवाह परिकल्पना या मुंज परिकल्पना है। तो हमारा सबसे पहला है विसरण परिकल्पना। इन सभी सिद्धांतों की आवश्यकता क्यों पड़ती है
क्योंकि सोर्स अलग जगह पर स्थित होता है, सिंक अलग होता है, उसके बीच में फ्लोएम ब्रिज की तरह कार्य करते हुए कार्बनिक पदार्थों को सिंक तक ले जाने का कार्य करता है। तो ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है कि जिसके कारण सोर्स से खाद्य पदार्थ फ्लोएम में लोडिंग होते हैं और फिर फ्लोएम से सिंक में अनलोडिंग की प्रक्रिया होती है। इसका मतलब पादपों में कोई न कोई विशेष प्रोसेस पाई जाती होगी जो मेटाबॉलिज्म प्रकार की है या अन्य प्रकार की है, जो इस स्थानांतरण को परिभाषित करता है या इसको प्रेरित करता है। इसलिए हमें इसके सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। पहला सिद्धांत ये है जो सिंपल सा प्रकार का, वो है विसरण, डिफ्यूजन हाइपोथेसिस। जैसा कि हम जानते हैं कि विसरण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर पदार्थों के अणुओं के प्रवाह की क्रिया को कहते हैं। इस क्रिया में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती, कोई झिल्ली नहीं होती, जैसे कि प्राथमिक प्रक्रिया में होती है। तो मुक्त रूप से होने वाली एक प्रक्रिया है। तो लोग ये मानते हैं कि चूँकि मेसोफिल सेल्स के अंदर या सोर्स में खाद्य पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, तो अधिक सांद्रता से वो कम सांद्रता अथवा सिंक के अंदर खाद्य पदार्थ की मात्रा कम होती है, तो सिंक की ओर गमन करना प्रारंभ करता है। तो ये कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि मेसोफिल सेल्स में लगातार फोटोसिंथेसिस होता रहता है। लेकिन वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जब सिंक के अंदर खाद्य पदार्थ की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाती है, उस समय अनलोडिंग की क्रिया प्रभावित होती है, वो द्रवस्थितिक दाब के कारण होता है। उस दौरान मेसोफिल सेल्स से कार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण नहीं होने से मेसोफिल सेल्स में सांद्रता बढ़ जाती है, फलस्वरूप फोटोसिंथेसिस प्रभावित होता है या उसकी दर कम हो जाती है। इसीलिए इस विसरण परिकल्पना के लिए कुछ एक ऑब्जेक्शन लगे हैं, जिसके कारण इस परिकल्पना को नकार दिया गया। पहला ये है कि कार्बनिक पदार्थों का परिवहन विसरण की दर की तुलना में बहुत तीव्रता से होता है, हजारों गुना ज़्यादा होता है। विसरण धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया, जबकि कार्बनिक पदार्थों का ट्रांसलोकेशन होता है तीव्रता से होता है। जब विसरण से होता तो धीरे धीरे होना चाहिए था, लेकिन वास्तव में कार्बनिक पदार्थ तीव्र गति से स्थानांतरित होते हैं। पहला ऑब्जेक्शन। नंबर सेकंड ये है कि फ्लोएम के अंदर यदि परिवहन की प्रक्रिया होती है तो वह 100% मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के कारण होती है। क्यों होती है? क्योंकि केवल फ्लोएम डोडोतक या फ्लोएम रेसे ही ऐसे पार्ट है जो इस जटिल ऊतक में मृत के रूप में पाए जाते हैं। बाकी सभी जीवित कोशिका है। जीवित कोशिका इसका मतलब इसके अंदर उपापचयी क्रियाएं होती है और ये उपापचयी क्रिया के द्वारा ही संभव है। लेकिन विसरण मूल रूप से एक भौतिक प्रक्रिया है। तो जीवित कोशिका में भौतिक प्रक्रिया के द्वारा ट्रांसलोकेशन होना थोड़ा सा इस विसरण परिकल्पना को रिजेक्ट करने का कारण बनता है। सेकंड नंबर देखते हैं सक्रियत विसरण की परिकल्पना। इस सक्रियत विसरण की परिकल्पना का प्रतिपादन डी व्रीज के द्वारा 1885 और कर्टिस 1935 में किया गया था। कर्टिस वो वैज्ञानिक है जिसने वर्णन प्रयोग को अपने हिसाब से प्रतिपादित किया था। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लोएम के अंदर एक तालनी नलिकाएं पाई जाती हैं, जो एक नलिका दूसरी नलिका से जुड़ी हुई होती है। जहाँ पे दोनों नलिकाएं अटैच होती है, वहाँ इसके बीच में एक प्लेट पाई जाती है, उसको सीव प्लेट या तालनी प्लेट या पट्टिका कहते हैं। अब इन दोनों वैज्ञानिकों के अनुसार इस तालनी कोशिका में पाए जाने वाला जीव द्रव्य, जो जीव द्रव्य लगातार इसके अंदर घूमता रहता है, जीव द्रव्य प्रवाह कहलाता है। तो एक तो जीव द्रव्य प्रवाह और दूसरा एक नलिका से दूसरी नलिका में विसरण क्रिया के द्वारा कार्बनिक विलय का स्थानांतरण होता है। तो यहाँ पर स्थानांतरण की क्रिया विसरण और जीव द्रव्य प्रवाह के कारण होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस नलिका के शीर्ष पर कार्बनिक विलय की मात्रा देखें, तो इस नलिका से दूसरी नलिका में, एक नलिका से दूसरी नलिका में इन विलयों का स्थानांतरण विसरण क्रिया के द्वारा होगा। तो जिसके कारण नलिका के इस शीर्ष पर कार्बनिक विलय की मात्रा अधिक हो जाती है। अब ये जीव द्रव्य प्रवाह के कारण धीरे धीरे दूसरे स्थान की ओर, यानी एक नलिका के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर ट्रांसफर हुए। तो इन नलिका के अंदर इसका प्रवाह हो रहा है, वो जीव द्रव्य प्रवाह के कारण होता है, जिससे इस सिरे पर कार्बनिक विलय की सांद्रता बढ़ जाती है। अब इस नलिका से, एक नलिका से दूसरी नलिका में विसरण क्रिया के द्वारा कार्बनिक पदार्थ ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पे पाए जाने वाले इन छिद्रों के द्वारा जल के मॉलिक्यूल ऊपर की ओर ट्रांसफर होते हैं और विसरण के कारण कार्बनिक विलय है वो दूसरी नलिका के अंदर ट्रांसफर होता है। इस नलिका के अंदर इसी प्रकार की प्रक्रिया चलेगी, फिर वो नलिका के दूसरे सिरे पर पहुँचेंगे और वहाँ से वो अन्य कोशिका के अंदर ट्रांसफर होता है।
इस क्रिया के अंदर कार्बनिक विलय हैं वो नीचे की ओर गति करते हैं और जल के अणु हैं वो धीरे धीरे ऊपर की ओर है। तो सुगर मॉलिक्यूल या कार्बनिक हेक्सो शर्करा जो गहरे रंग के डॉट के द्वारा बताया हुआ है और वाटर मॉलिक्यूल है वो होलो बबल्स के द्वारा बताया हुआ है। तो यहाँ पर दोनों प्रक्रिया एक साथ में चलती रहती है। इस क्रिया में क्योंकि सक्रियत वर्ड यूज हुआ है, क्योंकि विसरण की क्रिया के अंदर एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जीव द्रव्य प्रवाह के लिए इसके परिभ्रमण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको सक्रियत विसरण की परिकल्पना नाम दिया गया। अब इस प्रक्रिया के द्वारा कार्बनिक विलय का स्थानांतरण होता है, इसके कुछ प्रमाण हैं। जैसे चालनी नलिका में जीव द्रव्य का प्रवाह होता है, इसके प्रयोग के द्वारा प्रमाणित हो चुका है, जिसके फलस्वरूप कोशिका नलिका के अंदर ही एक सिरे से दूसरी सिरे तक कार्बनिक विलय ट्रांसफर होता है। दूसरी बात कि नलिका में कुछ अणु बाहर निकलते, कुछ अणु ट्रांसफर होते हैं, बाई डायरेक्शनल ट्रांसलोकेशन की प्रक्रिया होती है। इस क्रिया को भी प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया जा चुका है। तीसरा, ये परिकल्पना स्थानांतरण और द्रव्य प्रवाह, ताप, ऑक्सीजन और श्वसन रोधी यौगिकों के प्रभाव को स्पष्ट करती है कि श्वसन निरोधी या श्वसन रोधी यौगिक प्रेजेंट होंगे, उस समय श्वसन क्रिया कम होने के कारण एनर्जी कम बढ़ेगी, फलस्वरूप ऊर्जा के अभाव में ट्रांसलोकेशन क्रिया कम होती है। लेकिन कुछ ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं जिसके कारण इस प्रक्रिया के द्वारा ट्रांसलोकेशन नहीं होना प्रमाणित होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, पहली बात ये कहता है कि जीव द्रव्य प्रवाह के कारण तो प्रौढ़ चालनी नलिका में जीव द्रव्य की मात्रा कम होती है, युवाओं में अधिक होती है। दूसरा कि जीव द्रव्य की प्रवाह इन चालनी नलिकाओं में लगभग 2 से लगा करके 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से होती है। वास्तविक प्रारूप से कार्बनिक विलय का स्थानांतरण 100 से लगा करके 150 सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से होती है। तो यहाँ से ये लगभग 20 गुना ज़्यादा है, जो इस परिकल्पना को रिजेक्ट करता है। एक और आक्षेप वैज्ञानिकों के द्वारा इस परिकल्पना के लिए लगाया गया है, वो ये है कि सक्रियता चालनी नलिकाओं में केवल युवा चालनी नलिकाओं में होती है, जबकि प्रौढ़ के अंतर्गत नहीं होती। तो उस हिसाब से केवल और केवल युवा चालनी नलिकाओं युक्त फ्लोएम के द्वारा हीट ट्रांसलोकेशन होना चाहिए, न कि प्रौढ़ के लिए। इसलिए इस परिकल्पना को रिजेक्ट किया जाता है। आज के इस लेक्चर में हमने स्थानांतरण की क्रियाविधि की 2 परिकल्पनाओं का अध्ययन किया है। अगले वीडियो के अंतर्गत इसकी शेष रही 4 परिकल्पनाओं के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।